Hello everyone, this is Professor MH और today we will start with new topic salaries। तो सैलरीज के बारे में हम लोग यहाँ पे डीप में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले इसका जो सोर्स लिया गया है वो लिया गया इनकम टैक्स की वेबसाइट से। आप वहाँ पे जाके इसको डीप में स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग ने इसका छोटा सा मतलब ट्राई किया है इसका एक्सप्लेनेशन देने का। तो आप लोग को अगर इसका डीप नॉलेज चाहिए तो आप इनकम टैक्स india.gov.in पे जाके इसको देख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ सैलरी। तो इसका पहला जो इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग है कि व्हाट डू यू मीन बाय सैलरी। तो सैलरी क्या होता है? तो हम लोग को भी पता है कि सैलरी, आप कहीं पे जॉब करते हैं तो आपको सैलरी मिलता है। लेकिन कब पता चलेगा कि कोई इंसान कहीं किसी के पास जॉब करता है? हर पेमेंट आपको जो भी इनकम मिलता है वो सैलरी नहीं होता है। लेकिन सैलरी मिले उसके लिए क्या कंडीशन होना कंपलसरी है वो हम लोग को यहाँ पे देखना है। तो याद रखना, सैलरी का मतलब होता है जब आप कहीं पे जॉब करते हो तो आपको मिलता है, राइट। तो देयर शुड बी ए रिलेशन ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। तो आपका और सामने वाले का अगर रिलेशनशिप एम्प्लॉयर का एंड एम्प्लॉई का है तो जो सामने वाला पेमेंट करता है तो वो सैलरी बन जाएगा। तो इसलिए जो पहला पॉइंट दिया गया है वो दिया गया, इफ ए पर्सन रिसीव्स मंथली रेम्यूनरेशन फ्रॉम अनदर पर्सन और रिलेशनशिप बिटवीन बोथ द पर्सन आर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, तो समझ जाना वो सैलरी है। कभी कभी मंथली के बजाय हाफ मंथ भी मिलता है, वीकली भी मिलता है, डिपेंडिंग अपॉन, लेकिन इंडिया में मोस्टली मंथली मिलता है। इसीलिए अगर आपको किसी इंसान से मंथली रेम्यूनरेशन मिल रहा है, मंथली पेमेंट मिल रहा है और आपका और सामने वाले का जो रिलेशनशिप है वो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई का है तो समझ जाना वो सैलरी है। अब बोलेंगे सर ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप क्या होता है? तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप का मतलब क्या है? अब एग्जाम्पल के तौर पे एक चार्टेड अकाउंटेंट है मिस्टर ए और दूसरा चार्टेड अकाउंटेंट है मिस्टर बी। अब मिस्टर ए के पास बहुत सारा काम आ जाता है ऑडिट का या कोई भी दूसरा काम आ जाता है जो उससे हैंडल नहीं हो रहा है। हैंडल तो वो करेगा लेकिन उसके पास और भी बहुत सारी कंपनी है जिसका ऑडिट करना है, मतलब वो ओवरबर्डन हो गया, मतलब उसके पास काम बहुत आ गया। अब वो किसी दूसरे सीए को हायर करेगा, अपने फ्रेंड को जो भी है मिस्टर बी को हायर किया। अब मिस्टर बी को कहा मिस्टर ए ने कि भाई आप ये केसेस हैंडल कर लो, जो भी आपका पेमेंट आएगा वो हम लोग अपने हिसाब से म्यूचुअल एग्रीमेंट पे डिस्कस कर लेंगे। अब यहाँ पे एक सीए ने दूसरे सीए को कोऑर्डिनेट करके अपना थोड़ा सा काम दूसरे सीए को करने दिया और फिर जो भी पेमेंट क्लाइंट से आएगा वो पेमेंट ये लोग दोनों शेयर करेंगे। अब वो क्या करेंगे, 60-40 करेंगे, 50-50 करेंगे, दैट्स अप टू देम, राइट। तो इस दौरान जो रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू है इट इज़ नॉट एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, क्योंकि यहाँ पे भी ये प्रोफेशनल है और यहाँ पे भी ये प्रोफेशनल है। तो रिलेशनशिप ये भी अपना खुद का प्रैक्टिस करता है, ये भी अपना खुद का प्रैक्टिस करता है। तो यहाँ पे आएगा जो भी पेमेंट का लेन देन वो प्रोफेशनल फीस में जाएगा, सैलरी में नहीं जाएगा। अब सेम केस यही ले लो, एक सीए है जिसके पास बर्डन आया तो उसने एक नया सीए अपॉइंट किया अपने फर्म में कि आप मेरे अंडर में काम करो, मेरे अंडर में काम करो और जो भी रहेगा मैं आपको सैलरी दूंगा 50,000, 1 लाख, जो भी रहेगा। तो इस दौरान जो एक सीए दूसरे सीए को अपॉइंट करता और काम उससे करवाता है तो यहाँ पे जो पेमेंट मिलेगा वो सैलरी में माना जाएगा। अब समझ में आया सैलरी का मतलब क्या है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, ओके। तो अब एम्प्लॉयमेंट जो होता है वो फुल टाइम भी हो सकता है और पार्ट टाइम भी हो सकता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पूरा टाइम काम करे, आप पार्ट टाइम भी रहेगा तो भी वो सैलरी में काउंट हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट में काउंट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है द एप्लीकेशन ऑफ सैलरी डज नॉट अफेक्ट इट टैक्सेबिलिटी। आपको सैलरी मिल रहा है 50,000 1 लाख रुपीज़ पर मंथ। अब 1 लाख रुपया आपको पर मंथ मिल रहा है, बराबर है। 1 लाख रुपया क्या मिल रहा है पर मंथ, तो साल का कितना हो गया? 12 लाख हो गया। तो 12 लाख आपको मिल रहा है। आप 12 लाख में से 11 लाख 11,99,999 स्पेंड कर देते हो।
बचा कितना, 1 रुपया। तो क्या आप 1 रुपये पे टैक्स दोगे? नो। आप सैलरी को कहाँ यूज करते हैं उसका इसकी टैक्सेबिलिटी पे इफेक्ट नहीं आता। आपको पूरा 12 लाख पे उसके जो डिडक्शन है, जो भी उसके अंदर पार्टली एग्जेम्पशन है, वो सब हटा के जो भी इनकम आएगा उसके ऊपर पूरे के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये 12 लाख पूरा आपका ग्रॉस सैलरी रहेगा, इसके ऊपर आपको कैलकुलेट करना है, जो भी एंड में आएगा उस पर पूरे पे टैक्स देना है। आप वो सैलरी को कहाँ यूज़ करते हो, आप जुए में उड़ाते हो, पार्टी करते हो, जो करते हैं उसका इसकी टैक्सेबिलिटी पे इफेक्ट नहीं आता है। आई बात समझ में? यस और नो? तो पहला तो हम लोग ने देखा सैलरी क्या होता है कि आपको मंथली रेम्यूनरेशन मिलेगा एंड द रिलेशन बिटवीन द बोथ द पर्सन इज एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। एम्प्लॉयमेंट आप फुल टाइम भी कर सकते हो, पार्ट टाइम भी कर सकते हो। आपने सैलरी को कहाँ अप्लाई किया, यूज़ किया, उसके टैक्सेबिलिटी से उसका कोई लेना देना नहीं है। फिर नेक्स्ट पार्ट आता है कि वॉलेंट्री सरेंडर ऑफ सैलरी। कभी कभी क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को आप वॉलेंट्री सरेंडर कर देते हैं कि भाई ये सैलरी मुझे नहीं चाहिए। तो अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को सरेंडर किया तो वो एग्जेम्प्ट मानी जाएगी, उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं आएगा। तो ये कभी कभी केस हो जाता है कि कोई कोई सैलरी अपना डोनेट कर देता है, सरेंडर कर देता है गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट, हाँ, तो वो एग्जाम माना जाएगा। लेकिन आपने अपना सैलरी लिया और आपने सरेंडर कर दिया अपने कोई रिलेटिव को, तो वो एग्जाम्प्ट नहीं माना जाएगा। आपने अपना सैलरी किसी को सरेंडर करके डोनेट कर दिया किसी रिलीजियस प्लेस में, तो वो एग्जाम्प्ट नहीं माना जाएगा, वो टैक्सेबल होगा। आई बात समझ में? लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को आपने सरेंडर किया तो इट इज एग्जेम्प्ट। अब बोलेंगे सर ऐसा क्यों? अरे जब सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम टैक्स आपको भरना पड़ता है एज पर इनकम टैक्स एक्ट, तो जब आप पूरा ही पैसा गवर्नमेंट को दे देते हो तो गवर्नमेंट किस पर टैक्स मारेगी फिर? आई बात समझ में? इसलिए जब सेंट्रल गवर्नमेंट को आपने पूरा सरेंडर कर दिया तो उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं आएगा, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है टैक्स पेड ऑन सैलरी बाय एम्प्लॉयर इज ऑल्सो टैक्सेबल टू एम्प्लॉई। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक्सेप्ट टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट, वो परक्यूजिट इसके बारे में हम लोग डीप में देखेंगे जब इसका वीडियो आएगा। अभी फिलहाल के लिए ये ध्यान में दो कि कोई टैक्स हुआ, सैलरी के ऊपर टैक्स आया, समझो 20,000 टैक्स आया, एग्जाम्पल 20,000 आया, ये 20,000 एम्प्लॉय नहीं भरता है, एम्प्लॉयर भरता है। बोलता है यार, एम्प्लॉयर इज सेइंग यू आर माई वेरी प्रेस्टिजियस एम्प्लॉय, तो आई विल पे योर टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ योर ऑब्लिगेशन। आपका जो भी ऑब्लिगेशन है वो हम लोग पे कर देंगे, एज ए कंपनी बोलता है, एज ए एम्प्लॉयर बोलता है। तो जो ये एम्प्लॉयर इज पेइंग एम्प्लॉय ऑब्लिगेशन ऑफ 20,000 टैक्स पेमेंट, ये टैक्सेबल हो जाएगा एम्प्लॉय को, कि जो भी टैक्स एम्प्लॉयर ने भरा वो एम्प्लॉय को टैक्सेबल हो जाता है। या एम्प्लॉय ने टैक्स भरा और एम्प्लॉयर उसको रीइंबर्स कराता है तो भी वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो जो भी टैक्स आता है तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एज ए एम्प्लॉय माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई हैव टू पे टू द गवर्नमेंट। तो मैंने पे किया तो ठीक है, लेकिन अगर गवर्नमेंट मेरे एम्प्लॉयर ने पे किया तो वो मेरे लिए इनकम बन जाएगी और मुझे वो टैक्सेबल हो जाएगा सैलरी के अंदर। आई बात समझ में? यस और नो? यस। फिर नेक्स्ट पार्ट दिया है सैलरी इज ऑलवेज टैक्सेबल इन इंडिया। इंडिया में अगर आप पैसे कमा रहे हो, जॉब कर रहे हो, तो वो इंडिया में टैक्सेबल होगा, चाहे आप उसको इंडिया में रिसीव करो या मत करो या आउटसाइड इंडिया करो, सैलरी इज ऑलवेज टैक्सेबल। क्योंकि आपने कमाया कहाँ से? इंडिया से कमाया। अब बाहर जाके आप रिसीव कर रहे हो तो इसका कोई मतलब नहीं है, आपको इंडिया में उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। तो दैट इज सैलरी। फिर इसके बाद आता है, इसके बहुत सारे है एलिमेंट्स है और इसको चार्ज कैसे लगाया जाता है, दैट वी विल सी। तो हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक इज बेसिस ऑफ चार्ज, सेक्शन 15, कि सैलरी के ऊपर हम लोग चार्ज कैसे लगाएंगे, उसका बेसिस क्या है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस और रिसिप्ट बेसिस, विच एवर इज अर्लियर। मैं पहले आपको बता दूं बेसिस ऑफ चार्ज, इसका मतलब समझो। सेक्शन 15 बेसिस ऑफ चार्ज का मतलब क्या है कि सैलरी पे अगर टैक्स लगाना है, चार्ज लगाना है, तो किस बेसिस पे आप लगाओगे, किस बेसिस पे लगाओगे? आई बात समझ में? अब आप बोलते हैं ना, आप कहीं पे गए और उन्होंने कहा कि भाई आपका जो बिल होता है वो 10,000 होता है, तो बोलेंगे आप मेरा बिल 10,000 कैसे आया, मुझे बताओ कि कैसे आया। आप पूछते हो ना, मुझे बताओ,
तो ये बताया जा रहा है आपको, ये क्या हो रहा है, ये बताया जा रहा है कि सैलरी पे जो टैक्स लगेगा उसका बेसिस क्या है, सैलरी पे टैक्स लगने का बेसिस क्या है। तो सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस और रिसिप्ट बेसिस विच एवर इज अर्लियर। मतलब अगर आपको सैलरी मिलने वाली है या मिल गई है, उसमें से ये दोनों में से जो भी पहला होगा वो टाइम पे टैक्स लग जाएगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे अब देखो, ये 2020-21 चल रहा है, मार्च आएगा, एंड हो गया। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, समझो एग्जाम्पल है, नोशनल एग्जाम्पल है, काल्पनिक है। ये 2020-21 में आपको कोई सैलरी नहीं मिला, एग्जाम्पल के तौर पे, ऐसा तो हो नहीं सकता, मिलेगा। पूरे साल का सैलरी समझो 1 लाख रुपए है, आपको नहीं मिला, लेकिन वो ड्यू तो है ना, आपको मिलेगा ना, नेक्स्ट ईयर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा चलो साल का भी नहीं समझते हो तो महीने का समझो, अभी क्या चल रहा है अक्टूबर, अब नेक्स्ट नवंबर में ड्यू हो जाएगा, नवंबर की 10 तारीख को आपको सैलरी मिलेगा। तो अक्टूबर का सैलरी है, मिलने वाला कब है, नवंबर में मिलने वाला है, तो दैट बिकम ड्यू, कि हाँ नवंबर में मिलेगा, दैट बिकम ड्यू। तो नवंबर में आपको मोस्टली आपको हर महीने की कितनी तारीख को मिलता है, 10 तारीख को मिलता है, लेकिन आपको रिसिप्ट हो गया कभी, दिवाली आने वाला है नवंबर में, तो आपको पहले ही मिल गया, 2 तारीख को मिल गया, 2 नवंबर को मिल गया, तो आपको टैक्स कब लगने का, पहले मिलता ड्यू कभी था, मिलने वाला 10 को, लेकिन मिल कभी गया, 2 तारीख को। तो जब आपको ड्यू हो या जब आपको मिले, दोनों में से जो भी पहला इवेंट हो जाएगा ना, वो उसके ऊपर फिर सैलरी टैक्सेबल हो जाएगी। कभी कभी क्या होता है कि समझो आपने पूरे साल काम किया, आपको सैलरी नहीं मिला, मैं कंपनी वाले ने बोल दिया कोविड चालू है, कोरोना चालू है, पैसा नहीं है, हम लोग आपको पूरे साल का सैलरी नेक्स्ट टाइम देंगे, तो वो ड्यू हो गया, रिसिप्ट अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन उसको पूरे साल के सैलरी को आपको टैक्स भरना ही पड़ेगा, और जब वो पैसा मिलेगा तो वो टाइम पे आप टैक्स मत भरो। इसलिए सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस और रिसिप्ट बेसिस, जो दोनों में से जो भी पहला होगा उस टाइम पे सैलरी टैक्सेबल हो जाएगी। नेक्स्ट दिया है सैलरी इफ टैक्स प्रीवियसली, अगर पहले उसको टैक्स लग गया है तो विल नॉट बी टैक्सेबल इन सब्सिक्वेंट ईयर। एग्जाम्पल एडवांस अरियर्स ऑफ सैलरी, क्योंकि देखो ना यहाँ पे रिसिप्ट है, अभी आपने क्या किया था, समझो ये 2020-21 चालू है ना, समझो क्या चालू है, 2021 चालू है, सॉरी 21-22 चालू है, ओके। अब 21-22 चालू है, इसमें मार्च तक का, मतलब अप्रैल से लेके मार्च तक का सैलरी आएगा, समझो 1,20,000 आएगा, आया। अब इसमें 1,20,000 में आप बोलेंगे सर मुझे और थोड़ी ज़रूरत है, 20,000 और दे दो, तो आपको कितना मिला ये साल में, कितना मिला, 1,40,000 मिला, राइट, 1,40,000 मिला। तो 1,40,000 का आपको 20-21 में 2021 में टैक्स भरना पड़ेगा, मतलब असेसमेंट ईयर 22-23 में भरना पड़ेगा। और एक बार आपने भर दिया तो ये सैलरी कभी का है, आपने एडवांस ले लिया ना 1 महीने का सैलरी, तो ये 1 महीने का सैलरी आपने क्या किया, आने वाले साल का लिया, मतलब 22-23 का ले लिया। तो जब आप 22-23 में टैक्स कैलकुलेट करोगे ना नेक्स्ट ईयर का, तो उस टाइम पे जो ये एडवांस लिया था ना 20,000, इसके ऊपर टैक्स नहीं आएगा। तो जो भी आपने पहले जिस सैलरी पे टैक्स भर दिया वो आने वाले साल में टैक्सेबल नहीं होगा। आई बात समझ में, यस और नो, ये है। नेक्स्ट दिया एडवांस सैलरी इज डिफरेंट फ्रॉम एडवांस अगेंस्ट सैलरी, ये याद रखना। एडवांस सैलरी क्या होता है, जैसे अक्टूबर चल रहा है तो आपने नवंबर दिसंबर का सैलरी भी अभी ले लिया, अक्टूबर की सैलरी के साथ ले लिया, दैट इज द एडवांस सैलरी। लेकिन आपने बोला सर मुझे थोड़ा घर पे काम है तो मुझे 1 लाख रुपया चाहिए, तो मेरी जितनी भी सैलरी आने वाली है उसमें से आप थोड़ा थोड़ा काट लेना, तो मुझे 1 लाख रुपया दे दो। तो आपने क्या किया, जो आने वाली फ्यूचर की सैलरी है उसके अगेंस्ट में आपने पैसा उठाया, एडवांस लिया। तो एडवांस सैलरी इज डिफरेंट, एडवांस अगेंस्ट सैलरी इज डिफरेंट। तो एडवांस सैलरी इज टैक्सेबल, एडवांस अगेंस्ट सैलरी इज लाइक ए लोन, इट इज नॉट टैक्सेबल, इट इज अ कैपिटल रिसिट, लोन हो जाता है। आई बात समझ में, यस और नो। तो एडवांस सैलरी टैक्सेबल हो जाएगा, एडवांस अगेंस्ट सैलरी दैट इज नथिंग बट लोन, और लोन आपको रिपे कर देना पड़ता है, तो जितना पैसा है उतना पैसा रिटर्न करना है, तो दैट इज नॉट योर इनकम एंड नॉट टैक्सेबल। आई बात समझ में। तो ये इसके कुछ बेसिस ऑफ चार्ज थे अंडर सेक्शन 15। इसके अंदर कौन कौन से डिफरेंट एलिमेंट आते हैं वो देख लेते हैं। पहला आता है वेजेस, पेंशन, ग्रेचुटी, फीस एंड कमीशन, परक्यूजेट, अलावेंसेस, परक्यूजेट 2 बार आ गया, लीव एनकैशमेंट, प्रोविडेंट फंड, रिट्रेंचमेंट एंड अदर पेमेंट्स।
तो ये सब डिफरेंट एलिमेंट है सैलरी के, ये 2 बार आ गया। इन सब को हम लोग डीप में देखेंगे, जिसमें जैसे ग्रेच्युटी आया, ये फर्स्ट टाइम हम लोग देख रहे हैं, लीव एनकैशमेंट, पेंशन, ये सब का क्या टैक्सेबिलिटी होगा, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। तो यहाँ पे हम लोग का ये लेक्चर खत्म होता है। यहाँ पे हम लोग ने देखा सैलरी का बेसिक मीनिंग क्या है, इसका बेसिस ऑफ चार्ज क्या है, किस बेसिस पे टैक्स लगता है। तो या तो आपको मिलने वाली है या मिल चुकी है, दोनों में से जो भी पहला होगा वहां पे टैक्स लग जाएगा, दैट इज द बेसिस ऑफ चार्ज। मिलने वाली है, जैसे अक्टूबर खत्म हो रहा है, तो जैसे अक्टूबर नवंबर की 1 तारीख आई ना, तो समझ जाओ मेरा अक्टूबर का सैलरी ड्यू हो गया, कि मिलने वाली है, आज नहीं तो कल मिलेगी कि नहीं मिलेगी, दैट इज ड्यू। तो दैट इज द बेसिस ऑफ चार्ज। उसके बाद इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट एलिमेंट्स हैं कि कौन कौन से, इसको हम लोग एक एक करके इंपॉर्टेंट जो जो रहेंगे, परक्यूजेट अलाउंस, ग्रेच्युटी, पेंशन, प्रोविडेंट फंड, इसको हम लोग एक साथ एक एक करके एक एक वीडियो में डीप में समझेंगे। आई बात समझ में? और इसके अंदर बहुत सारे डिडक्शन है, बहुत सारे तो नहीं है लेकिन 2-3 डिडक्शन है, दैट वी विल सी। तो एज ऑफ नाउ दिस लेक्चर इज अप टू हियर ओनली। आप लोग इसको 1-2 बार गो थ्रू करो तो आपको समझ में आ जाएगा सैलरी का मतलब क्या है, ठीक है। और कुछ भी डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।